हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की, जिसके अंदर हमें वही 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। सेम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में पहला ही क्वेश्चन देखने को मिला था। तो क्वेश्चन है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं कानून, राज्य, कारावास या उपयुक्त सभी। तो आपको कानून, राज्य, कारावास ये तीनों ही औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन होते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है? जैविक घटक, ऐतिहासिक घटक, तकनीकी घटक या भौगोलिक घटक। तो समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है ऐतिहासिक घटक। ऐतिहासिक घटक सामाजिक परिवर्तन में शामिल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है खोज, आविष्कार, संकुचन या आंतरिक विभेदीकरण। तो इसका राइट आंसर बताइए। सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं है संकुचन। मतलब कौन कौन शामिल है? खोज, आविष्कार और आंतरिक विभेदीकरण सामाजिक परिवर्तन में शामिल हैं, जबकि संकुचन सामाजिक परिवर्तन में शामिल नहीं है। आगे हम बात करेंगे घरेलू हिंसा के संदर्भ में क्या सही है? घरेलू हिंसा केवल वैवाहिक संबंधों तक ही सीमित है। घरेलू हिंसा केवल पति पत्नी या विवाह जैसे प्रकृति वाले संबंध तक ही सीमित है। घरेलू हिंसा तलाक के बाद जारी नहीं रह सकती। तलाकशुदा महिला का पूर्व पति उसे संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करता है, तो यह भी घरेलू हिंसा है। तो आपको बताना है घरेलू हिंसा में क्या शामिल है। देखिए, जिस ऑप्शन में दे रखा होता है केवल, वो मोस्टली गलत ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतरपीढ़ीय संघर्ष की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अंतरपीढ़ी संघर्ष पूर्णतः संघर्ष ना होकर तनाव की दशा से संबंधित होता है। तो ये डेफिनेशन बताएंगे किसकी है? जी.एस. धुर्वे की, डॉक्टर श्रीनिवास की, टी.के. अमन या जे.पी. सिंह की। तो डेफिनेशन बताएंगे किसकी है? इसका राइट आंसर होगा ए, जी.एस. धुर्वे। जी.एस. धुर्वे के अनुसार अंतरपीढ़ी संघर्ष पूर्णतः संघर्ष न होकर तनाव की दशा से संबंधित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सापेक्ष गरीबी का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? सापेक्ष गरीबी का मापन लॉरेंज वक्र, गिने गुणांक, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गरीबी का मापन लॉरेंज वक्र और गिने गुणांक दोनों के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर इज सी। भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक घोषित किया है? तो इसका ऑप्शन है सन 2045, सन 2070, सन 2050 या सन 2047। इसका पहले लक्ष्य था सन 2045, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सन 2070 कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। किस दशक में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिली है? 1951 से 61, 1911 से 1921, 1961 से 1971 या 1971 से 1981। इसका राइट आंसर बताइए। जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर हमें 1911 से 1921 में देखने को मिली है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? सिलाई बुनाई करना, खाना पकाना या परोसना, घर की साफ सफाई या अध्ययन या अध्यापन। तो इसका राइट आंसर होगा डी। सेम ऐसे ही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में भी देखने को मिला था, जिसका आंसर था अध्यापक। तो उसी पे बेस ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे षोडश संस्कार में विवाह किस स्थान पर आता है? संस्कार के 16 प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसमें कि विवाह 15वें नंबर पर आता है। तो राइट आंसर इज डी। हिंदू विवाह की प्रकृति है, यहाँ पर पूछा है हिंदू विवाह की प्रकृति क्या है? संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक या सामाजिक।
तो हिंदू विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा विशेष उपबंध भी किए गए हैं। तो हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है? हिंदू विवाह एक धार्मिक विवाह है। ऑप्शन बी इज राइट। आगे हम बात करेंगे, किसने कहा है कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह? डेफिनेशन पूछी है, बताइए। ऑप्शन है एल.एच. मॉर्गन, ए.एन. क्रॉबर, ई. वेस्टरमार्क या इवान्स प्रिचार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ई. वेस्टरमार्क। ई. वेस्टरमार्क ने कहा है विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है। किसने कहा है कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? ऑप्शन है ए.एस. अल्टेकर, पी.एच. प्रभु, के.एम. कपाड़िया या एम.एन. श्रीनिवास। यहाँ पर आपको इन तीनों के क्रम भी पूछे जाते हैं कि पहला क्रम, दूसरा और तीसरा। तो बताना है आपको, पहले पर आता है धर्म, फिर प्रजा यानी संतान उत्पत्ति, तीसरा है रति यानी आनंद। तो इन तीनों को विवाह के उद्देश्य किसने माना है? इसका राइट आंसर होगा के.एम. कपाड़िया ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार है? इसका ऑप्शन है मॉर्गन, वी. मैलिनोवस्की, वेस्टरमार्क, डी है मनु। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मैलिनोवस्की। मैलिनोवस्की के अनुसार एक विवाह है, रहा है और रहेगा। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट बात करते हैं, घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन ए, घरेलू हिंसा का शिकार केवल विवाहित महिलाएं बनती हैं। ऑप्शन बी, बालिकाएं घरेलू हिंसा की अधिक शिकार होती हैं। ऑप्शन सी, घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है। ऑप्शन डी है, घरेलू हिंसा प्रगतिशील समाज का संकेतक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? धारा 496, धारा 497, धारा 498 या धारा 499? तो आईपीसी की धारा 497 के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कर सकती है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, शिशु मृत्यु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? जन्म के समय कम वजन, अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव, गर्भवती माता की पोषण परक स्थिति, गर्भ निरोधी उपायों का प्रयोग। तो इसका ऑप्शन बताइए आप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जन्म के समय कम वजन, अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव, गर्भवती माता की पोषण परक स्थिति। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है जन्म दर में वृद्धि, अत्यधिक जन्म दर व अत्यधिक मृत्यु दर, जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य होता है जन्म दर तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है महिलाओं को मुफ्त न्यायिक सहायता प्रदान करना, महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो महिला स्वयं सिद्धि योजना का संबंध है महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई? 1996, सन 2001, सन 2008 या सन 2013? तो भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति सन 2001 में बनाई गई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से दलित नारीवादी के क्षेत्र में किसका योगदान है? शिमोन द बोडार, क्रिस्टीन डेल्फी, शर्मिला रिग्गे या नीरज देसाई? भारत में दलित नारीवादी के क्षेत्र में शर्मिला रिग्गे का महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन सी इज राइट।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है? उग्रवादी गतिविधि, हत्या, वेश्यावृत्ति या बलात्कार? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी वेश्यावृत्ति उत्पीड़न विहीन अपराध है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है सकारात्मक एवं नकारात्मक, बी सामाजिक एवं आर्थिक, ऑप्शन सी निरपेक्ष एवं सापेक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताएं आप। इसका राइट आंसर होगा सी, निरपेक्ष एवं सापेक्ष। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा भारत में निर्धनता के कारण आपको प्राकृतिक संसाधन में कमी, प्राकृतिक विपत्तियां व कृषि का पिछड़ापन सभी देखने को मिलता है, यानी इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया था? मैकाइवर, ई.ए. रोस, लुमले या समनर? सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रथम प्रयोग किया था ई.ए. रोस के द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? क्वेश्चन में पूछा है औपचारिक। जनरीतियाँ, परंपराएं, राज्य या सामाजिक भय? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य। राज्य औपचारिक अभिकरण, राज्य सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था? विश्वणवादी, उद्विकासवादी, प्रकार्यवादी या उपयुक्त सभी? तो सामाजिक डार्विनवाद में उद्विकासवादी विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? ऑप्शन है आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ या जड़ता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? ऑप्शन है विकास, आधुनिकता, प्रगति या उद्विकास? इसका राइट आंसर होगा उद्विकास। तो 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में उद्विकास की अवधारणा का प्रभुत्व था। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है, यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करती है, इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं या उपयुक्त सभी? तो ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक होता है क्योंकि इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन है वमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफ़ेदी पिलाना चाहिए, वमन कराकर उसे चूने का पानी पिलाना चाहिए, केवल घी पिलाना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ए, वमन नहीं कराना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफ़ेदी पिलाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैमुलस शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सेवक, सामंत, सामंजस्य या मालिक? तो फैमुलस शब्द का अर्थ होता है सेवक। फैमुलस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अंतर्विवाह या उपयुक्त में से कोई नहीं? जब एक व्यक्ति अपने साथी का चुनाव अपने ही समूह से करता है तो उसे अंतर्विवाह कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? प्रारंभिक अवस्था, विस्तार अवस्था, संकुचित अवस्था या सेवानिवृत्ति अवस्था? तो इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा बी, विस्तार अवस्था में
साधनों की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों की ग्रोथ होती है, तो इसलिए साधनों की मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, यह किसका कथन है कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस या डॉक्टर MP सिन्हा। इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। नेक्स्ट, विवाह अधिनियम वर्ष डैश में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई। 1919, 1949, 1976 या 1955। विवाह अधिनियम कब आया था? 1955। तो विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़की की आयु 18 वर्ष जबकि लड़के की आयु 21 वर्ष रखी गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एकांकी परिवार का लाभ नहीं है? ऑप्शन है उच्च जीवन स्तर, व्यक्तिगत विकास का अवसर, सामाजिक सुरक्षा या आत्मनिर्भरता। तो यहाँ पर एकांकी परिवार का लाभ नहीं पूछा है। तो एकांकी परिवार में उच्च जीवन स्तर देखने को मिलता है, व्यक्तिगत विकास का अवसर भी मिलता है, आत्मनिर्भरता भी रहती है, जबकि एकांकी परिवार में सामाजिक सुरक्षा का अभाव पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, उस विटामिन का नाम बताएंगे जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? ऑप्शन है हैजा, रेबीज, निमोनिया या कुष्ठ रोग। क्वेश्चन में पूछा है जल जनित रोग, तो इसका राइट आंसर होगा हैजा। हैजा जल जनित रोग है। नेक्स्ट बात करेंगे, बड़ी माता स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था? डी रदरफोर्ड, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर या जेम्स चैडविक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बड़ी माता स्मॉल पॉक्स या चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? जीवाणु, मच्छर के काटने से, प्रोटोजोआ या विषाणु। विषाणु मतलब वायरस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विषाणु। हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट, डॉपलर द्वारा गर्भस्थ शिशु के हृदय की प्रथम ध्वनि को कब सुना जा सकता है? 2 से 3 सप्ताह पर, 8 से 10 सप्ताह पर, 16 से 18 सप्ताह पर या 10 से 12 सप्ताह पर। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है बी, 8 से 10 सप्ताह पर शिशु की प्रथम ध्वनि को सुना जा सकता है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट बात करेंगे, मनुष्य की सामान्य गर्भावधि होती है 9 महीने, 10 महीने, 280 दिन या 279 महीने। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर मनुष्य की सामान्य गर्भ अवधि पूछी है, यानी प्रेगनेंसी पीरियड पूछा है। तो इसका राइट आंसर है सी, 280 दिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक गर्भवती महिला के निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन परिणाम से पता चलता है कि वह प्रसव के दूसरे चरण में है? झिल्लियों का फट जाना, गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से फैली हुई है, संकुचन नियमित होते हैं या स्पष्ट योनि द्रव बाहर निकलना शुरू होता है। तो किस कारण से पता चलेगा कि प्रसव की दूसरी अवस्था यानी दूसरा चरण है? जब गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से फैल जाती है तब पता चलता है कि प्रसव की दूसरी स्टेज आ गई, यानी अब शिशु का जन्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक क्रिया जिसमें गर्भनाल की नसें प्लेसेंटा मेम्ब्रेन से गुजर जाती हैं और पूरे गर्भाशय ग्रीवा में और छोर तक पड़ी रहती हैं कहलाती हैं। ऑप्शन है अपखंडित प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रेटा या वासा प्रेविया। इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा वासा प्रीविया। वासा प्रीविया एक ऐसी क्रिया है जिसमें गर्भनाल की नसें प्लेसेंटा मेम्ब्रेन से गुजर जाती हैं और पूरे गर्भाशय ग्रीवा में और छोर तक पड़ी रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट हम बात करेंगे, इनमें से क्या योनि क्षरण का लक्षण नहीं है? योनि कैनाल की लंबाई, योनि की दीवारों का पतला होना, योनि स्नेहक में कमी या मूत्र असंयम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, योनि की दीवारों का पतला होना योनि क्षरण का लक्षण नहीं है। आप हर क्वेश्चन में नहीं को जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी के कारण माँ की सेहत बिगड़ने से क्या हो, मतलब माँ की सेहत बिगड़ने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गर्भावस्था के फलस्वरूप उच्च रक्तचाप, प्रीएक्लैम्प्सिया, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम या गर्भपात। गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी के कारण माँ की सेहत बिगड़ने लगती है, जिसे हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहा जाता है। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम अत्यधिक उल्टी के कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण त्वचीय मार्ग में दिया जाता है? बीसीजी, जापानीज इंसेफेलाइटिस यानी जेई, हेपेटाइटिस बी या खसरा। त्वचीय मार्ग के द्वारा दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीसीजी का टीका त्वचीय मार्ग मतलब आईडी इंट्राडर्मल के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फ्राइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था है। ऑप्शन है एनल अवस्था, फैलिक अवस्था, जेनाइटल अवस्था या ओरल अवस्था। प्रैक्टिस सेट 1 में पूछा था साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी, तो आंसर था सिगमंड फ्राइड। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन में आपसे साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था को पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ओरल अवस्था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है। ऑप्शन है जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, एरिक्सन या पावलोव। इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस प्रकार हमने अपने प्रैक्टिस सेट 2 के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जो 50 क्वेश्चन बचे हैं उन्हें हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।